यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 जो इकोनॉमिक्स है, ये फर्स्ट चैप्टर का MCQ क्वेश्चन है। लगभग 50 MCQ है और 3-4 न्यूमेरिकल है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, 8 यहाँ 20 क्वेश्चन है। ये कुछ न्यूमेरिकल है और फिर ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से जो न्यू पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, जो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट जो होगा वो समष्टि का होगा, नहीं सेकेंड शिफ्ट समष्टि का होगा, फर्स्ट शिफ्ट व्यष्टि का होगा। ये ऑब्जेक्टिव होगा, 40 नंबर का शायद होगा और ये 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है इस बार। तो MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि MCQ फर्स्ट जो टाइप का जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सीटिंग का, ये दिसंबर वाला MCQ ही है। पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन है। अगर पहला क्वेश्चन के बाद आपको अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, तो कमेंट कीजिएगा, सेकंड चैप्टर का भी बन जाएगा वीडियो। यहाँ पे आके पहला क्वेश्चन जो है वो खाली स्थान को भरना है। इसमें देखिए MCQ का बहुत सारा इसमें से टाइप्स है। खाली स्थान को भरना, स्टेटमेंट सत्य सत्य को वो लिखना रहता है, और ऑब्जेक्टिव जो 4 ऑप्शन में रहता है वो चूज करना रहता है। तो मैक्सिमम चांस है कि ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, लेकिन अगर खाली स्थान वाला अगर आ जाता है बाई चांस, क्योंकि न्यू पैटर्न है, वो भी जैक जारी करेगा अगर जो उसके द्वारा वो पता चलने के बाद ही होगा। तो यहाँ से अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन करेंगे, तो हमको नहीं लगता यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, इतना काफ़ी। पहला क्वेश्चन है कि दुर्लभता की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन खालिस्तान हैं। तो यहाँ पे भराएगा, इसमें से भरना है कि हमारे साधन क्या सीमित है या असीमित है। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे कि हमारे साधन क्या है, सीमित है, जिसकी वजह से दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि मूल्य संयंत्र द्वारा अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। यानी कि मूल्य संयंत्र द्वारा कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समाधान किया जाता है। यहाँ हमारे पास 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी, मिश्रित और समाजवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र के द्वारा होता है, समाजवादी में केंद्रीय नियोजन अधिकारियों के द्वारा होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों के द्वारा होता है। यानी कि मूल्य संयंत्र के द्वारा भी और केंद्रीय नियोजित अधिकारियों के द्वारा भी। तो इसमें हमारा सेकंड के आंसर क्या हो जाएगा कि मूल्य संयंत्र द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के खालिस्तान शब्द से बना है। यानी कि जो मैक्रो शब्द है MICRO, वो ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से थे। ये जो मैक्रो शब्द वो ग्रीक भाषा के मैक्रोस MIKROS मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल। और ये पूछेगा कि जो समष्टि है MACRO, तो वो इसी शब्द से बना है MAK। यहाँ पे आई के जगह पे A हो जाएगा, और वैसे बस दोनों सेम ही है, बस ये आई और यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है छोटा, इसका मतलब होता है बड़ा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आर्थिक समस्या साधनों की दुर्लभता से उत्पन्न खालिस्तान की समस्या है। यानी कि हमारे सामने आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि आर्थिक समस्या साधनों की दुर्लभता से उत्पन्न चयन की समस्या। जैसे हमारे पास क्या है, साधन सीमित है, तो इन सीमित साधनों में आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। क्योंकि मानव की आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन साधन सीमित है। तो इन सीमित साधनों में हमें क्या करता है, चयन की समस्या उत्पन्न है कि सीमित जब साधन, तो हम किसका उपयोग करें और किसका ना करें, ताकि हम आवश्यकताओं का अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चयन की समस्या। क्या होगा, चयन की समस्या। अगला क्वेश्चन, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण उत्पादन संभावना रेखा का आकार होता है। यानी कि जो बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है, जिसके कारण से जो उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि ये देखिए उत्पादन संभावना वक्र का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये बाहर से किस प्रकार से बन रहा था, यहाँ पे हमको क्या, तो यहाँ पे देखिए जब कोई भी ग्राफ आपको अवतल है या उत्तल है, तो ये बाहर से निकलो तो इसको हम लोग नतोदर बोलते थे। यहाँ पे अगर हम इस फिगर से अगर हम कुछ इस तरह से अगर हम लेंस बनाते हैं, तो मेरे ये उत्तल लेंस हमारा बाहर की ओर निकला हुआ रहता है उत्पन्न समय। तो यहाँ पे इस प्रकार के फिगर से हम लोग क्या समझेंगे कि ये केंद्र से बाहर की ओर है, यानी कि अक्ष से उभरा हुआ है। तो यहाँ पे इसके ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कौन सा लेंस दिख रहा है, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, अवतल होता है, अवतल होता है। लेकिन अगर अवतल, ये इसके एक और भी नाम रहेगा, नतोदर लिखा रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नतोदर रहेगा, तो नतोदर बोलेंगे।
अगर आपको एक हम चीज़ हम बता दे रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन में आपका ग्राफ अगर ढाल उसका इस तरीके से है तो ये हमारा, अगर तो बाहर से ढाल से इसको हम क्रिएट करेंगे तो ये हमारा कौन सा लेंस बनेगा, ये हमारा उत्तल लेंस बनता है। तो इस प्रकार की रेखा को हम लोग उत्तल, यानी इस प्रकार की जब कोई ग्राफ बनता है तो उसको उत्तल बोलेंगे, उत्तल आकार की है, यानी कि केंद्र की ओर धंसा हुआ, यानी कि केंद्र के ओर धंसा हुआ, यानी कि मूल अक्ष की ओर धंसा हुआ है। इसका एक और नाम होता है उन्नतोदर। उसमें नतोदर बोलते हैं, यहाँ पर अगर उन्नतोदर रहा तो यानी कि समझिए अवतल लेंस है। यानी इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं दोनों को। अगला क्वेश्चन है कि मैक्रो शब्द जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उत्पन्न, यानी कि जो मैक्रो शब्द है ऊपर भी लिखा हुआ था मैक्रो शब्द, ये कौन सी भाषा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ग्रीक शब्द से ये उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन तीसरा, अर्थव्यवस्था को वर्गित किया जा सकता है, यानी कि अर्थव्यवस्था को बांटा गया तो पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, पूंजीवादी का ही नाम है। बी ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। सी ऑप्शन है केंद्रीकृत, नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, यानी कि निजी क्षेत्र भी पाया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों पाया जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। पाँचवा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को 1776 ईस्वी में इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था, यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट में उसको बोला जाता है वेल्थ ऑफ नेशन बुक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, एडम स्मिथ के द्वारा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रॉबिन्स के द्वारा बताया गया था कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। और इसी चलते हमारे पास क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि यार इन्हीं ने दिया था कि साधन सीमित है। सातवां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। साधनों के बंटवारे की समस्या, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, साधनों का विकास कैसे हो, या इनमें से। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि साधनों का पूर्ण उपयोग ये भी समस्या है, साधनों के बंटवारे की समस्या ये भी समस्या है, साधनों का विकास कैसे हो ये भी एक प्रकार की क्या है, अर्थव्यवस्था। ये प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में ये समस्याएं उपलब्ध होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस सारे। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मार्शल, पॉल सैमुएल्सन, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ। इसका आंसर क्या होगा, जे.एल. मार्शल के द्वारा बताया गया था कि ये जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ से, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताना जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो ए नंबर ऑप्शन वो सही है, लेकिन यहाँ पे इसका जो नाम है, यहाँ पे उत्पादन संभावना बीच में छूट गया, संभावना लिख लीजिएगा, उत्पादन संभावना, वक्र। उसका यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या होगा, बीच में संभावना छूट गया, तो इसका आंसर होगा उत्पादन संभावना वक्र है जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय अर्थशास्त्र का हल होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय अर्थशास्त्र का हल होता है, यानी कि मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है में केंद्रीय जो, यहाँ पे केंद्रीय अर्थशास्त्र जो हो गया, यहाँ पे केंद्रीय समस्या होगा, ठीक है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का हल होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अर्थशास्त्र लिखा गया वहाँ पे आप इसको समस्या कर लीजिए क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय अर्थशास्त्र के यहाँ पे क्या होगा, समस्या का हल होता है। तो यहाँ होगा मूल्य संयंत्र के द्वारा, आर्थिक नियोजन के द्वारा, ए और बी दोनों इनमें से होगा। इसका आंसर होगा सी, यानी कि मूल्य संयंत्र के द्वारा, दोनों में मूल्य संयंत्र और आर्थिक नियोजन दोनों के द्वारा है। तो इसका क्या होता है, अर्थशास्त्र में जो केंद्रीय समस्या का समाधान होता है, किसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। यह स्टेटमेंट है कि एडम स्मिथ जो बोले थे कि अर्थशास्त्र क्या राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है, यह सत्य है। सत्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सत्य है। उन्होंने सही बोला था कि यानी कि जो धन का कॉन्सेप्ट है इसीलिए इकोनॉमिक्स आधारित, तो वो उनके द्वारा कहना था।
अगला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक परिवार की आय सदा असीमित रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असीमित नहीं, इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिवार के अनुसार जो हमारा आय है वो क्या होती है? सीमित होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है असीमित है, जो सत्य हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या के बिना कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? सत्य, यानी कि कोई भी ऐसा अर्थव्यवस्था नहीं है जिसमें आर्थिक समस्या नहीं होती। तो आर्थिक समस्या के बिना कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, ये क्या होगा? सत्य। 14 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, क्योंकि उन्होंने बोला था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। फिर निम्न में से कौन सा आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, ये चारों हमारे क्या है? आर्थिक क्रिया का प्रकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसमें से सभी जो हैं वो आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है। 15 नंबर का आंसर हो गया। 16 नंबर की रॉबिन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता। तो इसका आंसर क्या हो गया? सत्य हो जाएगा। उन्होंने बताया कि क्या रॉबिन्स के अनुसार जो अर्थव्यवस्था है वो वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखता। तो उनका कहना ये क्या था? सत्य था। ये उन्हीं का स्टेटमेंट है रॉबिन्स का। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री नहीं है, तो ये इस तो गलत हो गया। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री हैं, तो इस 17 का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य है। यह स्टेटमेंट क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत परिवार की, व्यक्तिगत फर्म की, व्यक्तिगत उद्योग। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में इनसे सभी, यानी कि क्योंकि यह स्मॉल ग्रुप का ही अध्ययन करता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये इन सभी का इसमें से अध्ययन किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी, यानी कि कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं जो अर्थव्यवस्था में होती है? साधनों का आवंटन की समस्या, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास की समस्या। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि आर्थिक विकास की भी समस्या है, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे ये भी समस्या है, और साधनों के आवंटन ये भी एक समस्या है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अर्थशास्त्र प्रारंभ में किस रूप में विकसित हुआ, यानी कि अर्थशास्त्र प्रारंभ में किस रूप में विकसित? अर्थशास्त्र प्रारंभ में सरकारी प्रशासन के रूप में विकसित हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फर्स्ट में जो अर्थशास्त्र को चाणक्य, मतलब बोल सकते हैं अरस्तु, चाणक्य जो भी हैं, वो अपने साम्राज्य को चलाने के लिए वहाँ के राजा को कितना मिनिमम टैक्स रखना चाहिए, तो वो उन्होंने डायरेक्टली अर्थशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं बोला, बशर्ते इंक्लूड किया कि एक मतलब कि सही तरीके से राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक राजा का कितना कहाँ पे किया गया एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कहाँ से उसका इनकम का सोर्स क्या होना चाहिए, और इनकम का सोर्स हो तो वो कितना उसका टैक्स लेना चाहिए, यानी 5% या 10%, उससे अधिक नहीं लेना चाहिए। ये बात उन्होंने, तो इसलिए फर्स्ट में क्या सरकारी प्रशासन के रूप में इसका क्या हुआ? विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, ये 20 नंबर 2 बार टाइप हो गया, 20 नंबर यहाँ पे था ही, 20 में है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। तो क्या होगा? इनमें से सभी है, सभी उसमें से क्या होता है? सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, आय विश्लेषण में या समष्टि अर्थशास्त्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि उपभोक्ता के व्यवहार तो इसी का समष्टि का ही सेकेंड चैप्टर, तो ये क्या हो जाएगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय, उपयोग में राष्ट्रीय आय, आर्थिक समग्र, ये क्या ऑल का बात करा, होल का, पूरी अर्थव्यवस्था की बात करा, तो ये बड़े लेवल पे, तो ये हम समष्टि में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन अंतर्गत। 23 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ऑल ऑफ दीज, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का भी, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का, ये सब क्या है? समष्टि का पार्ट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? वस्तु की कीमत निर्धारण, साधन की कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, क्या है? इनमें से ऑल ऑफ दीज, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु का कीमत स्मॉल रेट पे कैसे होगा,
साधन कीमत निर्धारण यानी कि जो उत्पादन के साधन उसका कीमत क्या होना चाहिए, आर्थिक कल्याण दिया होगा, इसमें सवाल उपदेश होगा 24 का। 25 में उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, ये तो ये का इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि ये भूमि, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब उत्पादन के साधन यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता, संस्था, ये सब के उत्पादन के एक प्रकार के साधन है। तो इसमें से ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया, यानी कि किसने सर्वप्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों की रचना की और इसको अलग अलग क्लासीफाई किया। तो ओस्लो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने 1933 ईस्वी में समष्टि और व्यष्टि शास्त्र को अलग अलग किया। तो उनका नाम क्या था, रैगनर फ्रिच, जो इसमें बी ऑप्शन नंबर दिया हुआ, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, रैगनर फ्रिच। 27 नंबर क्वेश्चन है, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया, यानी कि हमारे साधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं अनंत है, ये किसने बताया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रॉबिन्स के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, यानी कि कौन सी ऐसी जो अर्थशास्त्र यानी कि असीमित नहीं, यहाँ पे होगा असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। तो इसमें क्या होगा कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित है। इसी प्रकार के यही दोनों के विश्लेषण ही तो पूरे अर्थशास्त्र में किया जाता है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें सीमित साधनों में। इसमें से क्या होगा, सी नंबर, ए और बी दोनों का आर्थिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर में अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ये पूरा अर्थशास्त्र की बात कर रहा है। तो समष्टि में भी करेंगे, व्यष्टि में भी करेंगे, तो किसी एक को बोलना उचित नहीं होगा, कोई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समष्टि एवं व्यष्टि दोनों, यानी कि सी ऑप्शन, ए एवं बी दोनों में अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, यानी कि ऐसे कौन से अर्थशास्त्री हैं जो कल्याणवादी यानी कि मार्शल के विचार के जैसा नहीं बोलते। तो मार्शल, पी बुकैनन, ये तीनों एक ही बात बोले हैं। जेबी से का ये नहीं है, जो स्टेटमेंट है जेबी से इन कल्याणवादी विचारधारा का समर्थन ये नहीं करते थे, मतलब उन्होंने नहीं बोला था कि इस प्रकार से मार्शल, पिगू और कैनन ये सब बोले थे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी अर्थ, यानी कि बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस के जैसा भी बिहेव करता है और पॉजिटिव। तो ये फ्रेडमैन के द्वारा बोला गया था, फ्रेडमैन के द्वारा बोला गया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 31 का। आगे चलते 32 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से देखते हैं, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या, यानी कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है, चुनाव की समस्या, उपभोक्ता चयन की समस्या, फर्म की समस्या। जिसमें क्या होगा, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे पास चुनाव करने की ऑप्शन आ जाता है कि हम किसका चयन करें, यानी कि क्या किस चीज़ का चयन करें जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है तो हम अपनी सारी आवश्यकताओं को नहीं पूर्ण कर सकते। तो उसमें से चुनाव करना पड़ता है, यानी कि कौन सा हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 32 का। 33 में देखते हैं, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, यानी कि साधन में कौन सा ऐसा क्वालिटी है। पहले यह तो यह मानव की आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, ये बात भी सही है कि ये साधन अधिक हमारे पास क्या है, आवश्यकताएं अनंत है लेकिन साधन सीमित है और इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे ए और बी दोनों कर ले जाएगा, ए एंड बी, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा सही कि हमारे यह मानव की आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, यानी कि इच्छाएँ की तुलना में साधन कम है और इसका वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए से बिंदु बी तक का संचलन दर्शाता है, यानी कि अगर कोई आदमी अपना उपभोग ए पॉइंट पे कर रहा है, ए से अगर वो बी पॉइंट पे नीचे आता है तो उससे क्या होता है, अगर हम ए पॉइंट पे रहते तो यहाँ पे क्या देखिए, ए पॉइंट पे रहते हैं तो यहाँ से अगर हम इसका लाइन इस पॉइंट से एक वाई एक्सिस पे मिलाते हैं, एक्स एक्सिस पे मिलाते हैं, तो यहाँ देखिए ये वाई एक्सिस पे ज़्यादा है और एक्स एक्सिस पे क्या कम है, यानी कि अगर ए पॉइंट पे रहते हैं तो हम वाई वस्तुओं का अधिक उत्पादन कर रहे हैं और एक्स का कम कर रहे हैं।
लेकिन अगर जब हम ए बिंदु से बी बिंदु पर आते हैं तो यहाँ से अगर हम इसको मिलाते हैं और इसको यहाँ मिलाते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ज़्यादा ग्राफ और ये वाई एक्सिस पे कम है। यानी कि बोल सकते हैं कि ये अगर ए से हम बी बिंदु पे आते हैं तो हम एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ा देते हैं और वाई का कम, यानी कि इसका देखिए ये हो जाएगा, यानी कि एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं और वाई का हम लोग कम करते हैं। पहला क्या है कि अर्थव्यवस्था में सभी साधन का विकास, गलत है, साधनों का पूर्ण इसका कोई सेंस ही नहीं है। वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन, वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन तथा वस्तु वाई का कम उत्पादन, ये सटीक हो रहा चल, लेकिन अगला देख लेते हैं। वस्तु वाई का अधिक उत्पादन, ये गलत है, वस्तु वाई का तो कम हो रहा है, तो वस्तु एक्स का कम उत्पादन, ये दोनों का कम, ये तो गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या सी हो जाएगा। वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन बी बिंदु पर आते हैं तो, और वस्तु वाई का थोड़ा कम उत्पादन। अगला क्वेश्चन 35, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उत्पादन हो, कैसे हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, उपयोग, तो इसमें क्या होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि क्या उत्पादन हो, उत्पादन कैसे हो, उत्पादन कितना हो और उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, साधनों का विकास कैसे हो, आर्थिक विकास की समस्या, ये सब क्या है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। लेकिन मुख्य रूप से क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो और किसके लिए हो, ये 3 है। बाकी 5-6 जो भी आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, लेकिन 5 या 6 जो है मुख्य रूप से भी पढ़ने के लिए हम लोग को पढ़ता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, यानी कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना और अधिकतम लोग। तो इस समाजवादी का अर्थ क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना। पूंजीवादी में क्या होगा, लोग अपना लाभ देखेंगे, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य था कि हमें अधिकतम लोग, यानी कि सारे संपत्तियों पर अधिकांशता सरकार का अधिकार होता है। आगे चलते हैं। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? यानी कि कीमत तंत्र के द्वारा लिया जाएगा पूंजीवादी में। पूंजीवादी में किसके द्वारा लिया जाता है? कीमत तंत्र के द्वारा। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल, देखिए यहाँ पे उत्पादन संभावना जो वक्र है ये देखा, यही उत्पादन, तो यहाँ पे देखिए ये इसका ग्राफ इस तरह से खींचा जाता है, ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है। ये हो जाता है हमारा क्या, तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार का होता है ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है, यानी कि ऊपर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन, ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है। केंद्र की ओर देखिए, यहाँ पे ये उत्पादन संभावना वक्र है, ये अब यहाँ ये इसका सेंटर हो गया, तो यहाँ से क्या है बाहर की ओर निकला हुआ है। तो अगर इसको हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं तो ये किस तरह बनता है? अवतल बनता है। तो उत्पादन संभावना वक्र अक्ष केंद्र यहाँ उसकी ओर कैसे होती है? अवतल होती है। तो अवतल करने का, अवतल तो दिया नहीं, तब क्या बताए थे अवतल नहीं रहेगा तो हम लोग नतोदर मारेंगे। तो यहाँ पे अक्ष केंद्र की ओर नतोदर होती है, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र है वो अक्ष केंद्र की ओर नतोदर होती है। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। डी नंबर ऑप्शन, उत्पादन संभावना वक्र। 40 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे आते हैं, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था को साधनों के स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था, यानी कि इसी का समाजवादी का ही नाम है केंद्रीकृत योजनागत अर्थव्यवस्था या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही नाम है बाजार अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था तो जान रहे हैं, ऑल ऑफ दिस, इसमें क्या होगा? तीनों, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 42 नंबर है, निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? यानी कि जो आर्थिक समस्याओं का जो ढांचा है वो क्यों उत्पन्न होती है, यानी कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हमारे असीमित आवश्यकताएं हैं और सीमित साधन है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन, ए एवं बी दोनों की, यानी कि हमारी असीमित आवश्यकताएं और साधन क्या है? सीमित है, इसी वजह से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, ये भी सही है। साधन सीमित है, ये भी सही है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला है कि आर्थिक समस्या मूलतः क्या है? आर्थिक समस्या मूलतः
चुनाव, आर्थिक समस्या मूलतः चयन या चुनाव बोल सकते हैं। आर्थिक समस्या मूलतः चयन की समस्या है या चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है साधन से अधिक है। यहाँ पे कहा इच्छाएं अनंत, अगर यहाँ बढ़ते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत हैं तो यहाँ पे सेंटेंस सही नहीं करेगा मैं। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं साधन से अधिक है। जो हमारी इच्छाएं हैं वो जितना साधन है उससे अधिक हमारे पास क्या है, इच्छाएं हैं। तो यही होगा, यहाँ पे क्या होगा, साधन भरेंगे तो सही सेंटेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र खाली स्थान से ढालू। देखिए उत्पादन संभावना वक्र आपको बताते हैं, ये उत्पादन संभावना वक्र है। तो बोला उत्पादन संभावना वक्र, यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, ये हमारा बायां पक्ष हो गया। तो बायां से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट में बायां भरा, बायां से यहाँ पे नीचे इधर से इधर आ, यहाँ पे क्या बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दायां, बाएं से दाएं होती है, ढालू होती है। उत्पादन संभावना वक्र देखिए ये तो हो गया उत्पादन संभावना, बाएं से दाएं ढालू होती है। आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं थी, यहाँ पे केवल एक भ्रमित करने के लिए लिखा हुआ आदिकाल। मानव की आवश्यकताएं आदिकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो, हमेशा क्या रहेंगी, असीमित रहेंगी। कभी संतुष्ट मानव होने वाला है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं असीमित थी, वर्तमान में भी असीमित है। उत्पादन संभावना वक्र नतोदर आकार का होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन छूट गया, यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए में लिखिए ये स्टेटमेंट क्या, सत्य, बी ऑप्शन में रहेगा असत्य। तो आपको यहाँ पे मारना सत्य, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र का आकार नतोदर होती है, तो ये क्या है, सत्य है। तो ये ऑप्शन आप मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, यहाँ पे आ गया सीमांत अवसर लागत ज्ञात करें, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी हमको निकालना है। व्यवहार 2 में कुछ साधनों के हस्तांतरण के कारण व्यवहार 1 में 1000 रुपये का हानि होता है तथा व्यवहार 2 में 500 रुपये का लाभ होता है। यानी कि हम उत्पादन संभावना वक्र या सीमांत अवसर लागत जो है वो बतलाता है कि इसका फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ आउटपुट, लॉस ऑफ आउटपुट बटा गेन ऑफ आउटपुट, गेन ऑफ आउटपुट। तो लॉस ऑफ आउटपुट यहाँ पे कितना हो रहा है, 1000 का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे गेन कितना कर रहा है, 500। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। यानी कि यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर। यानी कि लॉस ऑफ आउटपुट बटा गेन ऑफ आउटपुट करेंगे तो 1000 का यहाँ बोल रहा है कि 1000 इकाइयों के उत्पादन की हानि होती है तथा व्यवहार 2 में 500 रुपये का, यानी कि 500 रुपया प्राप्त करने को उसको 1000 छोड़ना पड़ेगा। यानी कि इसका एमओसी कितना होगा, 1000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल है 50 नंबर क्वेश्चन में। एक अर्थव्यवस्था 2 वस्तुओं या 2 वस्तुएं उत्पादित करती है। एक अर्थव्यवस्था 2 वस्तुएं उत्पादित करती है, गेहूं तथा चावल, गेहूं तथा चावल। इसकी उत्पादन संभावना निम्नांकित तालिका में दिखाई गई है। गेहूं के रूप में चावल की सीमांत औसत, यानी कि गेहूं के रूप में चावल की सीमांत औसत, यानी कि चावल की सीमांत औसत लागत निकालें। यानी कि हमको एक अतिरिक्त इकाई चावल को बनाने में कितना गेहूं को हमको छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। पहला देखिए सब फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ चावल जो है वो एक भी इकाई तो प्राप्त किया नहीं है, तो इसको कुछ तो छोड़ना नहीं पड़ता। तो फर्स्ट में तो खाली भरा जाएगा, इसमें से कुछ नहीं। दूसरा में है कि 100 से कितना हो गया, 95, यानी कि कितना छोड़ना पड़ा। यानी कि हम लोग बताते हैं कि, यानी कि देखिए एमओसी क्या होता है, लॉस अपॉन गेन। तो लॉस कितना हुआ, 100 से 95 हो गया, यानी कि 5 का लॉस हुआ है। और यहाँ पे गेन कितना हो, 10 का गेन किया, यानी कि फर्स्ट में क्या होगा, 0.5 भरा जाएगा। फर्स्ट में कितना होगा, 0.5। सेकेंड में क्या है, 95 था से 85 हो गया, यानी कि कितना घट गया, 10 का लॉस हुआ है। तो 10 का लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे 10 से 20 हो गया, गेन कितना हुआ, 10। तो 10 अपॉन 10 कितना होगा, 1.0। तो सेकेंड में क्या भराएगा, यानी कि बी में क्या होगा, 1.0। बी तक हो गया है फर्स्ट में,
देख लीजिएगा, फर्स्ट में खाली था। अब आ गया था सी में, 85 से कितना हो गया 70, यानी कि कितना का लॉस हुआ है 15 का लॉस हो गया। लेकिन फिर भी गेन कितना 20 से 30 हुआ है, यानी कि गेन कितना किया है 10 का, तो इसका क्या होगा 1.5। तो सी में क्या भराएगा 1.5। डी में क्या है कि 70 से हो गया 50, यानी कि कितना का लॉस हुआ 20 का लॉस हुआ है। और यहाँ पे गेन कितना हुआ 30 हो गया, 40 हो गया, कितना 10, तो यहाँ पे क्या होगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते 2 के बाद यहाँ पे क्या 50 से हो गया 25, यानी कि कितना का लॉस हुआ 25 का लॉस हुआ है। और गेन कितना करता है 40 से हो जाता है 50, यानी कि 10 का, यानी कि 2.5 लास्ट में। फर्स्ट में खाली रहेगा, सेकेंड में 0.5, फर्स्ट का खाली है, सेकेंड में 0.5, थर्ड में 1 है, 4 में आपका है 1.5, डी में 2 हो जाएगा, फिर 2.5 हो जाएगा। देखिए ये सीरियल से 0.5, 1 फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 और फर्स्ट वाला खाली थे 1 2, यानी कि ए बी सी डी ई एफ सारा हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित उत्पादन संभावनाओं की तालिका के अनुसार किसी देश के नागरिक 2 वस्तुओं गेहूं तथा कपड़ा का उत्पादन करते हैं। तो गेहूं तथा कपड़ा को उत्पादन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम किसी एक को प्राप्त करेंगे तो दूसरा को छोड़ना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा नीचे गेहूं, तो यहाँ बोला कि गेहूं के रूप में कपड़े की 1 इकाई सीमांत अवसर लागत क्या है, और क्या कपड़े के उत्पादन की अवसर लागत समान है या बढ़ रही थी, ये बताना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे गेन किसका हो रहा है गेहूं का, तो गेहूं का हमको क्या निकालना होगा, गेहूं तथा कपड़ा का उत्पादन हो रहा है, तो सीमांत अवसर लागत निकालते हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ आउटपुट निकालते हैं। 150 था, हो गया कितना 125, यानी कि कितना का लॉस हुआ 25 का। गेन कितना हुआ 50, तो इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट में तो 0 है, तो उसमें फर्स्ट में कोई गेन ही नहीं हुआ, तो रुक जाइए यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे खाली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ गेन ही नहीं किया, तो लॉस कहाँ से होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे बी में क्या हो जाएगा 50 था, 100 हो गया, बढ़ा कितना 50, लेकिन लॉस कितना हुआ है देखिए, तो 50 था हो गया 25 का लॉस हुआ, तो इसका आंसर कितना होगा 0.5 हो जाएगा, 0.5। आ गया था, अब 100 हो गया, 100 से कितना अब आगे बढ़ते हैं, 100 से हो गया 150, यानी कि फिर कितना हुआ 50 का इंक्रीज करते हैं यहाँ पे, फिर कितना 25 घटा है, यानी कि ऊपर में 25 नीचे 50, फिर 0.5। तो हमेशा इसमें सब में 0.5 ही आएगा। फर्स्ट में खाली रहेगा, बाकी सब में 0.5 आएगा। तो इसमें से क्या होगा कि यहाँ पे गेहूं के रूप में कपड़े की सीमांत अवसर लागत क्या है, तो बताएंगे गेहूं के रूप में कपड़े की सीमांत अवसर लागत 0.5 है। क्या कपड़े के उत्पादन की अवसर लागत समान है, तो यहाँ बोलेंगे हाँ समान है, यानी कि कपड़े की उत्पादन लागत जो है वो 0.5 कांस्टेंट है, वो सब में सेम ही आ रहा था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 0.45 0.5। अगला क्वेश्चन है अवसर लागत क्या है, यानी कि अवसर लागत क्या है कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो हम एक समय में हमारे पास साधन क्या सीमित है, तो हम एक ही साधन को कम कर सकते हैं। तो एक साधन को पाने के लिए दूसरे साधन को खोना पड़ता है, यानी कि इस अवसर से वंचित रहना पड़ता है, या इसी को हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये अवसर लागत है कि एक त्यागी गई उत्पादन की इकाई को अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत का और भी नाम है, वैकल्पिक लागत बोल सकते हैं। 2 वैकल्प में हम एक वैकल्प चुने, वैकल्पिक लागत, हस्तांतरित लागत। अगला है अधिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति होता है, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा एक आ गया है। ये अधिमान वक्र, ये इंडिफरेंस कर्व IC, इसको हम लोग तटस्थता वक्र भी बोलते हैं। तो अधिमान वक्र मूल बिंदु को देखिए, क्या नीचे धंसा हुआ है, यानी कि मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, यह अवतल है, यानी कि अवतल को हम लोग उन्नतोदर बोलते हैं। तो अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 का आंसर हो जाएगा ए, उन्नतोदर होती है। 56 में नीचे में से अधिमान वक्र विशेषता है, या अधिमान वक्र की विशेषता कौन सी है,
तो यह ऋणात्मक आकार की होती है, फर्स्ट वाला सही है। यह दाईं से, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो सी नहीं है, यहाँ पे यह दाईं से बाईं और नीचे एक ही में, ये ऑप्शन जो अब देखना सी नंबर ऑप्शन वो एक ही में, यहाँ से ये ऑप्शन बी यहाँ से यहाँ तक है कि दाईं से बाईं और नीचे की ओर गिरता है। और ऑप्शन डी में केवल 1 और 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा केवल 1 और 2। ये जो बी, जो आपका डी ऑप्शन था उसमें से था केवल बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, ऋणात्मक आकार की होती है और यह दाईं से बाईं और नीचे गिरती हुई होती है। ठीक है। 57 में उच्चतम अधिमान वक्र दर्शाता है, यानी कि देखिए ये उच्चतम अधिमान वक्र, ये भी सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। देखिए हम उपभोक्ता जितना ऊपर जाएगा उतना वो ज़्यादा वस्तु का, देखिए यहाँ पर अगर हम जाते हैं इस अधिमान वक्र पर तो यहाँ इतना, अगर हम इस पे रहते हैं तो हमको क्या कम वस्तु प्राप्त होती है। तो कोई भी जो उपभोक्ता वो जितना ऊंचे उदासीन वक्र पे जाएगा वो उतना उसको क्या होगा, संतुष्टि होगा। संतुष्टि होगा क्योंकि उपभोक्ता चाहता है कि हम अधिकतम वस्तुओं का उपभोग करें, इसीलिए इसका क्या होगा, अधिकतम उच्च, यानी कि उच्चतम अधिमान वक्र अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है। तो इसका आंसर 57 क्या होगा, बी होगा। 58 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के प्रकाशन का वर्ष, ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। अभी इंपॉर्टेंट हम कुछ इसमें से क्वेश्चन बताएंगे। 1890 में जो प्रकाशित हुआ था ये मार्शल का लिखा गया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके जो विचारधारा वो कल्याण की धारणा पर आधारित थी। 1932 में रॉबिन्स की पुस्तक आई थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 1932 में प्रकाशित हुआ था और उनकी जो परिभाषा थी वो दुर्लभता की धारणा पर आधारित थी, यानी कि जो 1932 में जो छपा हुआ था उनका कहना दुर्लभता की धारणा पे। अब 1774 में कोई बुक नहीं आया था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है इनकी, ये एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स। एक और विकास की धारणा पर आधारित हुई सैमुअल्सन की परिभाषा, वो विकास की धारणा पर आधारित है। इनका जो पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, इनका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इनका एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और ये इंपॉर्टेंट है जो अभी बताइए, काफ़ी चारों का ये इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनता फर्स्ट चैप्टर का। यहाँ तक समाप्त हो गया। नीचे कुछ लिखा हुआ स्टेटमेंट है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामका पांडस्व किम कुरुत्र संजय। यहाँ पे जो गीता का फर्स्ट श्लोक है वो लिखे हैं, क्योंकि हमको गीता अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, काफ़ी ज्ञान का चीज़ है। और कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो गीता में हर समस्या का ही समाधान है, क्योंकि गीता में कुछ विशेष है तो वो कृष्ण है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध, इसका अर्थ हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे धर्म बोला गया कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, यानी कि जो युद्ध भूमि है जिसको हम लोग धर्म क्षेत्र बोला गया था, कुरुक्षेत्र उस स्थान का नाम था। वहाँ पे समवेता मतलब एकत्र हो, युत्सु मतलब युद्ध की इच्छा रखने वाले की, यानी कि संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, कि धर्म क्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले, ये युद्ध की इच्छा से जो हमारे एकत्र हुए हैं वहाँ पे, मामका पांडस्व, मेरे, मामका मतलब मेरे, पांडस्व मतलब पांडव के, मेरे और पांडव के पुत्र किम कुरुत्र मतलब क्या कर रहे हैं संजय, मुझे देख के मतलब उनका ये कहना था। यहाँ पे मामका मतलब होता है मेरे, अब पांडवस्व यानी कि धृतराष्ट्र वो अपने पुत्र के लिए बोल रहे हैं मामका, जबकि अपने भाई के पुत्र के लिए बोल रहे हैं पांडवस्व मतलब पांडव के पुत्र, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी उनके ही पुत्र थे। तो वहाँ पे सीधे उनको कहना चाहिए कि हमारे पुत्र वहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ से इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं पांडव के पुत्रों के प्रति क्या रखते थे, द्वेष रखते थे कि वो उसके पांडव के पुत्र। नीचे लिखा हुआ है, ये आप नीचे बहुत ही शिव जी का ये मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। ओम हौं जुं श ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनां मृत्युर्मोक्षयमामृतम्। ओम स्वः भुवः भू ओम शः जुं हौं। अगर आपको ये लिखा हुआ, अगर आपको चाहिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर का चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और ऊपर में मेरा व्हाट्सएप नंबर, आपको PDF चाहिए तो वहाँ से आपको दे देंगे हम PDF। और जो भी है आप देख लीजिए, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन।